नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। कुछ लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कत रहती है, मेरे साथ भी है। मेरे किस्म के लोगों के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है वर्कोहोलिक। हिंदी में इसका क्या ठीक शब्द होगा मुझको ध्यान नहीं है। जिनको काम करने की लत लगी रहती है। मैं सुबह 6 बजे से काम शुरू करता हूँ और आधी रात के कुछ पहले बंद करता हूँ, बीच में काम बंद नहीं करता। तकरीबन आधी रात तक काम करता हूँ। अभी हुआ ये कि हिंदुस्तान में जो एक बड़े कारोबारी हैं, सॉफ्टवेयर उद्योग जिनका बहुत बड़ा है, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने कुछ महीने पहले एक बात कही कि हिंदुस्तान के नौजवानों को अगर आगे बढ़ना है तो उनको 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। कुछ लोगों को ये ज़्यादा लग सकता है, एक हफ्ते में 70 घंटा, और हफ्ते में 5 दिन ही दफ्तर लगते हैं, सरकारी दफ्तर। तो कितने घंटे, क्या 12 घंटे काम करना पड़ेगा 5 दिन तो जाके 70 होगा। थोड़ा लोगों को अटपटा लगा। सोशल मीडिया पर नारायण मूर्ति को इतनी गालियाँ पड़ी जितनी गालियाँ लॉरेंस बिश्नोई को भी नहीं पड़ी थी। इतनी गालियां तो मुझको लगता है कि दाऊद इब्राहिम को भी नहीं पड़ी थी जितनी गालियां नारायण मूर्ति को पड़ी। नारायण मूर्ति का भारत में बड़ा योगदान है। उन्होंने दसियों हजार लोगों को सीधे रोजगार दिया और लाखों लोगों को परोक्ष रोजगार मिला होगा, क्योंकि ये जो दसियों हजार लोग जो इन्फोसिस में काम करते हैं, अच्छी तनख्वाह पाते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे लोगों का काम चलता होगा। इनके घरों में लोग काम करते होंगे, इनके ड्राइवर होंगे, ये कहीं से सामान खरीदते होंगे, देश की इकोनॉमी में ऐड करते होंगे। देश को भी बहुत सारा पैसा मिलता है, क्योंकि ये दुनिया के कई देशों का काम करते हैं। विकसित देशों का डॉलर में कमाई करती है ये कंपनी, भारत को विदेशी मुद्रा मिलती है। कई तरह का फ़ायदा नारायण मूर्ति की कंपनी से होता होगा। अब उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों को आगे बढ़ना है उनको 70 घंटे काम करना चाहिए हफ्ते में। तो उन्होंने हर किसी के लिए बंदिश नहीं की कि हफ्ते में 70 घंटे काम करो। उन्होंने अपनी कंपनी के लिए भी ये लागू नहीं किया। हर कंपनी जो है वो मजदूर कानून से बंधी हुई है। मजदूर कानून जितने घंटे काम करने की इजाज़त देता है उतने ही घंटे कोई कंपनी काम ले सकती है। ओवर टाइम वगैरह को लेकर भी कानून बने हुए हैं। तो ये लोगों की अपनी पसंद रहती है कि वो कितने घंटे काम वाली कंपनी में काम करें। मैं खुद 29 साल तक नौकरी करता था, तनख्वाह पर था। तो मैं उस वक्त भी तनख्वाह मुझको 8 घंटों की ही मिलती रही होगी, लेकिन मैं काम करते रहा उस वक्त भी 16 घंटे। मुझको काम करने का एक जुनून था। तो मेरी बात अलग है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जो काम ज़्यादा करना चाहते हैं वो एक हफ्ते में 70 घंटे काम कर सकते हैं। अगर किसी की इच्छा है, अगर किसी की हसरत है तो वो 70 घंटे काम कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी 18 साल की उम्र से लेकर अभी तक हर हफ्ते 70 घंटे से ज़्यादा काम करते आ रहा हूँ। तो मुझको नारायण मूर्ति की बात में कोई दिक्कत नहीं लग रही। ये लोगों की अपनी मर्जी की बात है कि वो 70 घंटे काम करने वाली कंपनी में काम करना चाहते हैं कि दूसरे जगह काम करना चाहते हैं। नारायण मूर्ति सरकार में तो है नहीं, केंद्रीय श्रम मंत्री तो है नहीं कि उनकी कही हुई बात पे सरकार जो है अपने कर्मचारियों के लिए हफ्ते में 70 घंटे काम की शर्त लागू कर दे। कोई भी सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकारें तो आम तौर पर कैसे कैसे काम न करवाया जाए इस पे ज़्यादा ध्यान देती हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक एडिटोरियल लिखा था, जब अगले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वहाँ पर एक ऐसा नया विभाग खोला है जो सरकार के बाहर रहेगा, सरकारी नहीं रहेगा, लेकिन जिसमें उन्होंने ट्विटर कंपनी के जो मालिक हैं, टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलन मस्क, उन्होंने अरबों रुपए चंदा दिया था ट्रंप को, उनके चुनाव अभियान में हिस्सा लिया था।
जो एक बड़े कामयाब कारोबारी हैं, एलन मस्क, बेरहम भी हैं मालिक के रूप में, उन्होंने ट्रंप को चुनाव के पहले से इतनी मदद की कि लोगों को ये अंदाज था कि ट्रंप जैसे ही सरकार में आएंगे तो ये एलन मस्क को एक जिम्मा देंगे, और लोगों को ये अंदाज भी था कि सरकार की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, सरकार से नालायकी और निकम्मेपन को हटाने के लिए, गैर जरूरी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को कम करने के लिए, यानी सरकार की चर्बी को छांटने के लिए ट्रंप जो हैं एलन मस्क को ये जिम्मा देंगे कि छटनी करो, गैर जरूरी सरकारी लोग बहुत सारे हो गए हैं, छटनी करो। किया ट्रंप ने वही। ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि एलन मस्क, जो कि अपनी कंपनियों में स्टाफ को घटाकर आधा करने के लिए बदनाम है, उनको और भारतवंशी एक वहां पर विवेक रामास्वामी है, इन दोनों को जिम्मा दिया है कि ये इस विभाग को चलाएं और गवर्नमेंट इफिशियंसी बढ़ाने का काम करें, सरकार की कुशलता, उत्पादकता, इसको बढ़ाने का काम करें। मैंने इस सोच की तारीफ करते हुए एक एडिटोरियल लिखा 2 दिन पहले, जिसमें मैंने लिखा कि हर सरकार को अपने कर्मचारियों से अधिकतम उत्पादकता लेनी चाहिए। मैं कोई 70 घंटा, 80 घंटा, 40 घंटा नहीं सुझा रहा हूँ। जितने भी ड्यूटी के घंटे हैं उन घंटों में सरकारी कर्मचारी, अधिकारी अधिकतम काम करें। ये मैंने सुझाया, अच्छी बात है। ये मैंने कहा कि भारत की सरकार को और भारत के अलग अलग प्रदेशों की सरकारों को और यहाँ तक कि म्यूनिसिपलों को भी इस बात की गारंटी करनी चाहिए कि उनकी तनख्वाह पाने वाले जो लोग हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, जवाबदेह रहें अपने काम के लिए, उनकी उत्पादकता रहे, उत्कृष्टता रहे, वो अच्छे से काम करें, वो अपनी काबिलियत को, अपने हुनर को सुधारते भी चलें। ये सब मैंने कहा है। हो सकता है नारायण मूर्ति के बाद गालियां खाने वाला अगला व्यक्ति मैं रहूं, क्योंकि हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी को ये मान लिया जाता है कि ये कुर्सी तोड़ने के लिए और रिश्वत कमाने के लिए बनाई गई कुर्सियां हैं सरकारी नौकरी। अब बहुत सारे लोग जब अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को ढूंढते हुए ये सोचते हैं कि उसकी तनख्वाह तो 40,000 रुपया महीना है, लेकिन ऊपर की कमाई भी तो होगी, सरकारी नौकरी में है। तो इस तरह से हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारी, कर्मचारी बदनाम हैं। मैं नहीं कहता कि उनमें से हर कोई भ्रष्ट है, लेकिन 2 बातों के लिए बदनाम है कि काम नहीं करना पड़ता और कमाई तो ऊपर की रहती ही है। मुझको लगता है कि अमेरिका में शायद ऊपर की कमाई का और काम के घंटों का, इन दोनों का इतना बुरा हाल सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ नौकरी की कोई अधिक गारंटी नहीं रहती है, जिसको जब चाहे विदा कर सकते हैं। हमारे जितने दोस्त हैं जो मजदूर संगठन में हैं, कर्मचारी संगठन में हैं, उनको मेरी बात खराब लगेगी। उनको लगेगा कि मैं कर्मचारी हित के खिलाफ बोल रहा हूँ। उनको लगेगा कि यहाँ पे मेरे भीतर का पत्रकार जो है उसको कुचलते हुए इस अखबार का प्रकाशक जो है, जो मैनेजमेंट में भी हिस्सेदार है, वो बोल रहा है। लगे, मेरी बात यही है। जिस समय मैं महज कर्मचारी था, जिस समय मैं केवल तनख्वाह पे रहता था, उस वक्त भी मैं इस बात को कहता था कि सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोगों को, या बैंक जैसे स्टेट बैंक बदनाम है, आपने अंतहीन लतीफ़े सुने होंगे, नहीं सुने हैं? अंतहीन लतीफ़े रहते हैं कि वहाँ पे कई घंटे लंच चलता है, आप कभी भी जाओ वहाँ लंच जारी रहेगा। एक काउंटर के लोग दूसरे काउंटर पे भेजेंगे, दूसरे के लोग तीसरे काउंटर पे भेजेंगे। बहुत सारे लोग रील भी बनाते हैं, कहते हैं अच्छा कहाँ से आए हैं आप? स्टेट बैंक से आया हूँ। अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, 4 नंबर पे काउंटर पे जाओ, उनको बोलो कि चड्डी खरीदना है। 4 नंबर के काउंटर पे जाके बोलते हैं कि मुझको चड्डी खरीदना है, टोकन दो। तो 4 नंबर वाला बोलता है कि ये टोकन लो, 3 नंबर पे जाओ, वहाँ पे आपको बिल्ला मिलेगा। वो जाता है, फिर 3 नंबर पे बिल्ला मिलता है। फिर 3 नंबर वाला कहता है ये बिल्ला लेके आप 5 नंबर में जाओ, वहाँ पेमेंट करो। फिर वहाँ जाके पेमेंट करता है। फिर वो कहता है अब आप 2 नंबर पे जाओ, वहाँ चड्डी मिलेगी। तो वो कहता है इतना क्यों दौड़ा रहे हो? तो कहता है जब हम आते हैं स्टेट बैंक में तब क्या करते हो?
तो सरकारी दफ्तरों में भी ऐसा ही होता है। आपने एक टीवी सीरियल देखा होगा, मुझको सीरियल का नाम वगैरह कम याद रहता है, लेकिन उसमें अभिनेता पंकज कपूर था, आपको ध्यान है? कुछ दफ्तर या इस टाइप का था। सरकारी दफ्तरों में किस तरह से, शब्द बुरा है कहूँ नहीं कहूँ सोच रहा हूँ, किस तरह से किस हद तक वहाँ पर हरामखोरी होती है। हरामखोरी को गाली मत मानिएगा, हरामखोरी एक एक्सप्रेशन है, हरामखोरी एक व्याख्या है कि जिस चीज़ के लिए आपको तनख्वाह मिलती है उस काम को आप नहीं करते हो, तो ये हरामखोरी है। तो कैसी हरामखोरी रहती है आप उस सीरियल में देखिए। लोग कुर्सी तोड़ते बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, स्वेटर बुनते रहती हैं महिलाएं, किसी का काम नहीं करते बिना रिश्वत के, कहते हैं कि ये कागज़ उड़ जाता है, कागज़ के ऊपर कुछ रखो। ये सच है, ये सरकारी दफ्तरों का ऐसा हाल है। तो ऐसे में उत्पादकता कैसे बढ़े सरकार की? और नारायण मूर्ति ने जो कहा है 70 घंटे का, केवल सरकार के लिए नहीं कहा है। मैं इसको घुमा फिरा के अमेरिका के सरकार की चर्बी छांटने की इस नई कोशिश की तरफ ले गया हूँ। हिंदुस्तान में भी करना चाहिए, चर्बी छांटो। हिंदुस्तान में आज क्या चीज़ सबसे लुभावनी है पता है आपको? हर राजनीतिक दल के लिए सबसे लुभावना चुनावी नारा है, हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे। कोई ये नहीं कहता है कि हम सरकारी कर्मचारी हमारे जो हैं उनसे हम आपकी बेहतर सेवा करवाएंगे। आपने एक भी पार्टी को सुना है ऐसा कहते हुए कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरकारी कर्मचारियों से आपकी बेहतर सेवा करवाएंगे, हम इस बात की गारंटी करेंगे कि सरकारी कर्मचारी 8 घंटे 9 घंटे जो भी ड्यूटी है उतने घंटे वहाँ पर बैठेंगे, काम करेंगे, आपका भ्रष्टाचार नहीं होगा, हम उसको दूर करेंगे। एक भी पार्टी को आपने ऐसा कहते हुए कहा है? ऐसा कहने वाली पार्टी के सरकारी कर्मचारी उसके खिलाफ वोट दे देंगे, डरी रहती हैं पार्टियाँ। ठीक इसी तरीके से मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में कहना चाहता हूँ कि वहाँ सरकारी नौकरी के मुकाबले लोग ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वहीं के बारे में नारायण मूर्ति ने ये बात कही है कि हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए नौजवानों को। ये तो आपकी मर्जी है कि आप नौकरी के घंटों के बाद ओवर टाइम करना चाहते हैं कि नहीं, पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं कि नहीं, कोई सेकंड जॉब करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। नारायण मूर्ति थोड़ी बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ आओ और 70 घंटे काम करो, वो तो एक बात कह रहे हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को जो हफ्ते में 70 घंटे काम करते हैं। जितने परिवारों में जितने ड्राइवर काम करते हैं घरों में, उसमें से अधिकतर 70 घंटे काम करते हैं। उनको थोड़ा ओवर टाइम मिलता है जो उनको घर चलाने के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान में बहुत सारे कर्मचारी, बहुत सारे मजदूर 70 घंटे काम आज भी करते हैं हफ्ते में, क्योंकि उनको उनकी रोजी मजदूरी, उनकी तनख्वाह घर चलाने के लिए कम पड़ती है, इसलिए काम करते हैं लोग एक्स्ट्रा। मेरा भी मानना है कि जवान अगर आप हैं, आपका बदन अगर साथ दे रहा है, आपके परिवार की अगर ज़रूरतें हैं और आपको लगता है कि आप 70 घंटे काम करके बेहतर कमाई कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको करना चाहिए। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। जब मैं अखबार की नौकरी करता था, मैं दिन भर अखबार की नौकरी करता था, मेरे परिवार को और पैसों की ज़रूरत थी, तो मैं रात को वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी करता था, शादी की फ़ोटोग्राफ़ी करता था। कैमरे लेके घूमता था, बारात के साथ सड़कों पर चलते हुए, घोड़ी के साथ चलते हुए, दूल्हे की फ़ोटो लेते हुए, स्वागत की फ़ोटो, रिसेप्शन की फ़ोटो। जो ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा वो ये है कि सुहाग रात की तस्वीरें लेने के लिए भी मैं पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद 2-3 घंटे शामियाने में बैठे रहता था, अंग्रेज़ी की उपन्यास पढ़ते हुए, ताकि अंग्रेज़ी थोड़ी सुधर जाए और मैं जागते रहूं। और 25-30 भी फ़ोटो अगर मुझको सुहाग रात की खींचने मिल जाएगी तो 100 रुपये मुझको मिलते थे एक फिल्म में एक्सपोज करने के। तो मैं करता था मेहनत। सुबह 3 बजे 4 बजे मैं लौटता था घर और सवेरे 8 बजे 9 बजे मैं प्रेस पहुंच जाता था। तो मुझको ज़रूरत थी मैं करता था, कोई कानून उसके खिलाफ नहीं था, तो इतनी मेहनत मैं करता था। तो जिसको ज़रूरत है वो लोग करें। नारायण मूर्ति ने सबके लिए नहीं कहा है। मेरे बहुत करीबी, मेरे अजीज दोस्त जो हैं वो भी खिलाफ हैं नारायण मूर्ति के। नारायण मूर्ति हर किसी को नहीं बोल रहे हैं।
वो प्रेरणा दे रहे हैं कि नौजवान जिनको आगे बढ़ना है उनको हफ्ते में 70 घंटे काम करना चाहिए। मैं अब ये इसके बारे में अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं, एक तो ये कि ट्रंप ने वहाँ पे इफिशियंसी डिवीज़न एक डिपार्टमेंट बनाया है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। दूसरा, जो एलन मस्क जिसको मुखिया बनाया है, जिसको एक छेना और बसूला दिया है, जिसको आरी दी है, जिसको सर्जिकल नाइफ दिया है ट्रंप ने एलन मस्क को, और कहा है चर्बी छांटो सरकार की, सरकार को ट्रिम करो, सरकार की इफिशियंसी बढ़ाओ। उस एलन मस्क ने अपने खुद के मालिकाना हक वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, पहले ट्विटर नाम था, उस पर भर्ती का विज्ञापन निकाला है। कोई शिक्षा या अनुभव की शर्त नहीं रखी है, 3 चीज़ें मांगी है। पहला, आईक्यू लेवल हाई रहना चाहिए, यानी होशियार रहना चाहिए। ये एक विवादास्पद मामला है, आईक्यू का होशियारी से कितना लेना देना है, लेकिन आमतौर पे माना जाता है हाई आईक्यू के लोग अधिक होशियार रहते हैं। दूसरा का है हफ्ते में 80 घंटे से ज़्यादा काम करने की क्षमता रहना चाहिए। नारायण मूर्ति ने 70 कहा था, एलन मस्क 80 घंटे की बात कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने कहा है फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की इच्छा भी पात्रता की शर्तों में शामिल है। आप एक्स पे काम करेंगे तो आपको फिजूल खर्ची पे लगाम लगाना है, यानी आपके नज़रों में जो चीज़ आएगी उसमें कंपनी की फिजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मैं भी उम्मीद करता हूँ, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि उनको भी फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। बिना ज़रूरत एसी चालू नहीं करना चाहिए, बिना ज़रूरत लाइट पंखा शुरू नहीं करना चाहिए, या काम खत्म हो गया है तो चालू छोड़ के नहीं जाना चाहिए, मुझको भी लगता है। तो ये फिजूल खर्ची रोकने का है, कोई ज़रूरत को रोकने का नहीं है, फिजूल खर्ची को रोकने का है। दूसरा, 80 घंटे काम करना, जिसकी मर्जी है वो करते हैं, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं करते हैं। हाई आईक्यू, मुझको एलन मस्क की ये बात पसंद आती है, मैं तो आईक्यू वगैरह पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने कहा है कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं मांगी है उन्होंने। मैं भी जब अपने अखबार में किसी को काम पर रखता हूँ तो मैं भी कोई शैक्षणिक योग्यता को नहीं देखता, मैं तुरंत ही उनका एक इम्तिहान ले लेता हूँ, मुझको समझ में आ जाता है कि हमारे अखबार के काम के हैं या नहीं है। हालांकि मैं कोई 70-80 घंटे की शर्त नहीं रखता हूँ, उतना मुमकिन भी नहीं है जितनी तनख्वाह है हमारे यहाँ। तो कुल मिलाकर मैं इस पे आ रहा हूँ कि सरकार को अपनी उत्पादकता बढ़ाना चाहिए, जो जिम्मा ट्रंप ने एलन मस्क को दिया है, जो 20 जनवरी के बाद से वहाँ ये शुरू हो जाएगा। तब तक ये प्लानिंग कर रहे होंगे विवेक रामास्वामी और एलन मस्क मिलकर। दोनों कामयाब कारोबारी हैं। हमको हिंदुस्तान के बारे में ये सोचना चाहिए, हमारे टैक्स के पैसे से जो सरकार बनती है, क्या उसमें कुर्सियों को बढ़ाते चलना किसी चीज़ का हल है? अभी मैं सुनता हूँ 30,000 शिक्षकों की एक भर्ती रुकी हुई है छत्तीसगढ़ में। शायद फाइनेंस का इंतज़ाम नहीं है, इसलिए उसकी इजाज़त नहीं मिली है, उसको देर किया जा रहा है। लेकिन आज एक फ़ोटो छपी है बहुत सारी जगहों पर, वेबसाइटों पर आई है कि एक टीचर जो है दारू पिया हुआ क्लास में पड़ा हुआ है, सरकारी स्कूल का, दारू पिया हुआ पड़ा है, और क्लास के बच्चे उसका वीडियो बनाकर उसको वायरल कर रहे हैं, भेज रहे हैं चारों तरफ। ये 70 घंटे क्या 70 मिनट भी काम नहीं कर रहा है ये शराबी टीचर। और मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में हर दिन हजारों टीचर दारू पीकर स्कूल पहुंच रहे हैं। कोई सबूत नहीं रहता, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो विरोध नहीं कर पाते हैं, हजारों टीचर दारू पी के पहुंच रहे हैं। ये बात सामने तब आती है जब कोई ज़मीन पे पड़े रहते हैं, जब क्लास में दारू पीने लगते हैं। एक वीडियो कुछ महीने पहले मेरे सामने ऐसा आया था कि एक शराबी टीचर स्कूल पहुंचा मोटरसाइकिल से, और छत्तीसगढ़ की सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे जूते चप्पल फेंक फेंक के मार रहे हैं मोटरसाइकिल पे आए हुए टीचर को, और मार मार कर उन्होंने भगा दिया क्योंकि वो रोज़ दारू पी के आता था। आप बतलाइए, क्या मेरे और आपके जेब से जो टैक्स लेती है सरकार, क्या उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए?
कि आपने सरकारी स्कूल में जिसको टीचर बनाया है उसको तनख्वाह कितनी मिलती है पता है आपको? जो छोटी छोटी प्राइवेट स्कूल रहती हैं उससे 5 गुना 10 गुना तनख्वाह मिलती है सरकारी स्कूल के टीचर को। और वो अगर दारू पी के पड़े हुए हैं, वो पढ़ा नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, जहां अफसर जिस स्कूल का दौरा करते हैं वहां से गुरुजी गायब मिलते हैं, जाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, कोई काम नहीं करते। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की बच्चों की शैक्षणिक उत्कृष्टता एकदम नीचे गिरी हुई है, धूल में मिल गई है, पूरी गोबर में मिल गई है, गोबर में। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के बच्चों की शैक्षणिक योग्यता जमीन पर पड़े हुए गोबर में मिल गई है। ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। कल परसों ही एक अखबार में रिपोर्ट भी है, उसमें 1-2 शिक्षा के प्रमुख लोगों की प्रतिक्रिया भी है। तो क्या ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी में भरकर उनको 30,000, 40,000, 45,000 जैसी तनख्वाह देकर वो दारू पिए हुए पड़े रहें? ये बच्चों के लिए ना अच्छी प्रेरणा है, ना स्कूल के किसी काम आ रहे हैं। क्यों हमारे यहाँ एक एलन मस्क नहीं होना चाहिए छत्तीसगढ़ में, भारत में, दूसरे प्रदेशों में? हो सकता है दूसरे कई प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मुकाबले बेहतर होंगे, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कह सकता हूँ कि यहाँ सरकारी स्कूलों का भयंकर बुरा हाल है। पढ़ाने में दिलचस्पी बहुत कम है टीचर्स की, बहुत सारे टीचर्स की, मैं हर टीचर को नहीं कहूँगा। तो क्या करना चाहिए? क्या हमको यहाँ पर एलन मस्क की तरह का एक व्यक्ति नहीं रखना चाहिए जो जवाबदेही तय करे? जिन टीचर्स को नहीं पढ़ाना है, जिनको दारू पी के आना है या नहीं आना है, काम नहीं करना है, उनकी छुट्टी क्यों नहीं करते? खड़े खड़े उनको नौकरी से निकालें, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार पड़े हैं, इनको नौकरी से निकालो। जो खड़े हैं उनको नौकरी दो, जो अच्छे से काम करें उनको नौकरी दो। दारू पीकर काम पे आने वाले को तो जो पिछली तनख्वाह है वो भी उनसे वापस लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, अगर कानून इसकी इजाज़त दे तो। सरकारी दफ्तरों में भूपेश बघेल की पिछली सरकार कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की, महीने में 2 शनिवार की छुट्टी रहती थी सरकारी दफ्तरों की। भूपेश बघेल की सरकार ने 4 शनिवार छुट्टी कर दी। एक झटके में साल में 26 दिन सरकारी दफ्तर और बंद हो गए। और क्या किया? कहा कि सरकारी दफ्तर के कर्मचारी दिन में आधा घंटा या 1 घंटा ज़्यादा रुकेंगे और उस एक दिन का भरपाई करेंगे एक्स्ट्रा काम करके। आज तक जनता का तजुर्बा ये है, कोई सरकारी कर्मचारी आते नहीं जल्दी, कोई सरकारी कर्मचारी देर तक रुकते नहीं। महिलाओं ने इसका विरोध किया कि ये ज़बरदस्ती 1 घंटा ज़्यादा रोक रहे हैं, हमको घर पहुंच के काम करना पड़ता है। 26 छुट्टियां नाली में गईं। न जनता का काम हुआ, न सरकारी दफ्तर की उत्पादकता बढ़ी। एक सरकार ने शोहरत पाने के लिए, सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए 1 साल में 26, अगर आप 1 साल में कितने दिन सरकारी दफ्तर लगते हैं उसको अगर देखोगे तो 26 छुट्टियों का मतलब यह है कि 10% बढ़ गई छुट्टियां। 260 दिन नहीं लगते हैं सरकारी दफ्तर, 10% से ज़्यादा छुट्टियां एक सरकार ने बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी अध्ययन के, मुख्यमंत्री ने कहा और 26 छुट्टियां बढ़ गई। सरकारी दफ्तर जो हैं जितने दिन खुलते थे एक झटके में 10 दिन से ज़्यादा घट गए, 260 दिन नहीं खुलते थे। आप हिसाब लगा के देखिए, 52 इतवार पहले से बंद रहता था, 26 शनिवार पहले से बंद रहता था और 30, 40, 50 छुट्टियां और रहती थी और लोगों को मेडिकल की छुट्टी मिलती थी, कैजुअल लीव मिलती है, जाने क्या क्या मिलती है, मुझको पता नहीं है। कोई सरकारी कर्मचारी 260 दिन काम नहीं करते थे, उसके बाद 26 छुट्टी और दे दी उनको, ज़बरदस्ती घर ले जाओ, याद रखना हमको अगले चुनाव में वोट देना। और भूपेश बघेल की सरकार को गड्ढे में फेंक दिया सबने मिला के। सरकारी कर्मचारियों ने भी पता नहीं वोट डाला है कि नहीं, अलग से गिनाता नहीं है। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ
अगर देश के लोगों की उत्पादकता को बढ़ाने की कोई बात करते हैं तो उस नारायण मूर्ति को गाली मत दो। अगर दुनिया के कामयाब देशों में आप जाके काम करोगे, अगर अमेरिका जाके आप काम करोगे, ये तो एलन मस्क ने कहा है। मैं आपको बतलाता हूँ, अमेरिका से मेरा बहुत संबंध है, बहुत लोगों से उठना बैठना है, बातचीत होते रहती है। जितनी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी लॉ फर्म है वहाँ की, जो नए लोगों को अपॉइंट करती है, 100 घंटे काम लेती है। एक हफ्ते में उनसे उम्मीद की जाती है कि 100 घंटे काम करो। उनकी पत्नियों को अलग एक्टिविटीज़ में इंगेज रखा जाता है अगर वो काम करने वाली नहीं है तो, ताकि पति के ऊपर दबाव न डालें जल्दी घर आने के लिए। रोज रात तक निचोड़ लेते हैं। अगर आप में ताकत है तो उसको निचोड़ लेते हैं। मैं निचोड़ने नहीं कह रहा हूँ, मैं 100 घंटे की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनको आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा है, उनको अगर हिंदुस्तान का एक कामयाब कारोबारी सुझा रहा है कि आप 70 घंटे काम करो हफ्ते में, तो कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा है कि आप एक बुजुर्ग कामयाब टैक्स पेयर को गालियां बक रहे हो। ये तो ऑप्शन रखा है उन्होंने लोगों को सुझाया है। आपको काम करना है इन्फोसिस में जाओ, नहीं करना है मत करो। इन्फोसिस मुझको नहीं लगता लेबर कानून के खिलाफ काम करता होगा, बड़ी कंपनी है। लेबर कोड बड़ा जुर्माना करेगा अगर वहाँ कोई कानून तोड़ा जाएगा तो। उन्होंने एक जनरल बात कही है। एक पान ठेले वाला आपको क्या लगता है 70 घंटे से कम काम करता है? एक ऑटो रिक्शा वाला 70 घंटे से कम काम करता है हफ्ते में? एक चाय ठेले वाला, छोटी से होटल वाला, किराना दुकानदार जो मालिक है, आपको लगता है किराना दुकानदार का मालिक 70 घंटे से कम काम करता होगा एक हफ्ते में? एक छोटा मोटा कारखाना चलाने वाला, कुटीर उद्योग जैसा मसाला कूटने वाला, पॉली बैग पे छपाई करने वाला, छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाला मालिक क्या 70 घंटे से कम काम करता है हफ्ते में? जो लोग विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर गालियां बक रहे हैं नारायण मूर्ति को, मुझको भी गालियां बकेंगे इसको देखने के बाद में, मुझको परवाह नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हिंदुस्तान के नौजवान, अगर उनको आगे बढ़ना है तो उनको अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। काम से मैं कोई मजदूरी करने नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी कंपनी, दुकान, कारखाने या मालिक के लिए मुफ्त में काम करें। आप भुगतान लेके काम करें, जहां भुगतान मिलता है वहां पर काम करें। अगर आपको पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है तो ये 4 घंटा रोज आप पढ़ाई करें, कोई नया कोर्स करें, ऑनलाइन कोर्स करें। छत्तीसगढ़ में रायपुर की IIM में एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का एक ऐसा कोर्स होता है, 7 या 8 लाख रुपया साल की फीस है, और सैटरडे संडे 2 दिन क्लास लगती है उसकी। उस क्लास को अटेंड करने के लिए भुवनेश्वर से, कलकत्ता से लोग प्लेन में आते हैं, यहाँ 2 दिन क्लास अटेंड करते हैं। 1 साल में डिग्री मिलती है वो, या डिप्लोमा मिलता है, जो भी कहते हैं IIM में उसको। 7 लाख 8 लाख रुपया फीस है उस कोर्स की। 10 घंटे 12 घंटे वो दोनों दिन काम करते हैं और बाद में घर जाके अपना काम करते हुए, कामकाजी लोगों का कोर्स है। 4 घंटे रोज काम करना पड़ता है साल भर इस कोर्स के लिए। मेरे पहचान के कुछ लोगों ने किया हुआ है, इसलिए मुझको मालूम है। बिना काम किए, बिना मेहनत किए औसत दर्जे के लोग जो हैं वो ठल्ला बैठे रहते हैं, बेरोजगार बैठे रहते हैं। मैंने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को अपने मोहल्ले की बंद दुकान की सीढ़ियों पर लूडो खेलते देखा है 6-6, 8-8 घंटे। आपको उन लोगों को बढ़ावा देना अच्छा लगता है, आप उनको बढ़ावा दो। मुझसे जो लोग मिलते हैं मैं उनको कहता हूँ मेहनत करो, मेहनत करो, कमाओ पैसा ज़्यादा, पढ़ाई करो, अपना हुनर बढ़ाओ, अपना ओहदा बढ़ाओ, बेहतर काम करो, उत्कृष्टता लेके आओ। अधिक कमा सकते हो अपने परिवार के लिए, अधिक कमाओ जब तक ज़रूरत है। जिस दिन ज़रूरत नहीं है आप बेशक रिटायर हो जाओ, आप रिटायर हो के आराम की ज़िंदगी जियो, लेकिन जब तक काम कर सकते हो और आगे बढ़ने की गुंजाइश है, आपको ज़रूरत है, जो कि मेरा मानना है हिंदुस्तान में 99% लोगों को है ज़रूरत अधिक पैसे की। 1% लोग ही होंगे जिनको और ज़रूरत नहीं है। ऐसे देश में नारायण मूर्ति को गाली बकना जो है वो एक सामाजिक जुर्म मानता हूँ मैं इसको। आपको नहीं करना है आप मत करो काम,
एक आदमी सुझा रहा है लोगों को कि हफ्ते में 70 घंटा काम करो, अच्छा सुझा रहा है। काम करना किसी की बंधुआ मजदूरी करने के लिए नहीं सुझा रहा है, ये सुझा रहा है काम करो। पढ़ाई करना, ट्रेनिंग लेना, कोई कोर्स करना भी काम हो सकता है कि आप 6 घंटे 8 घंटे काम करो, बाकी समय नया कोर्स करो, नया हुनर सीखो। मैंने फोटोग्राफी का हुनर सीखा हुआ था। अखबार की नौकरी करने के अलावा साथ साथ मैंने रात रात जाग के फोटोग्राफी का हुनर सीखा था। उस हुनर ने एक दिन मुझको मेरा घर चलाने में मदद की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 1500-1700 रुपये महीना मेरी तनख्वाह थी अखबार में, उस वक्त मैंने वेडिंग फोटोग्राफी करके पूरे साल नहीं, साल में 2-3 महीना ही कमाई होती थी। एक महीने मेरी कमाई जो है 45,000 रुपये थी एक महीने में। और आपको बतलाऊं, मैं उतनी कमाई मेरी एक साल में मेरी नौकरी में नहीं थी। तो एक हुनर सीखा था मैंने, वो हुनर मेरे काम आया, मैं फोटोग्राफी कर पाया। एक्स्ट्रा घंटे काम करने पड़े, नारायण मूर्ति के बताए 70 घंटे से ज़्यादा मैं काम करता था, नौकरी में भी करता था और बाहर और करता था। तो सीखा हुआ कहीं बेकार नहीं जाता। नारायण मूर्ति 70 घंटे नौकरी करने नहीं बोल रहे हैं, काम करो, सीखना भी काम है। आपको अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो भी कोई बात नहीं, आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इसको और नौजवानों तक बढ़ाना, कुछ और लोगों तक बढ़ाना। जो लोग नारायण मूर्ति को गाली दे रहे हैं उनको भी बढ़ाना। वो चाहें तो मेरे नाम से भी और 4 गालियां लिख दें इसके नीचे, मुझको दिक्कत नहीं है। मैं 70 घंटे बंधुआ मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 70 घंटे अपनी क्षमता के इस्तेमाल की बात कर रहा हूँ हर हफ्ते। आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा। मुद्दा बड़ा बर्निंग है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पे लिखिएगा ज़रूर, आप इसको आगे ज़रूर बढ़ाइएगा। सब लोगों के काम का है सुनना, सोचना, करना या खारिज कर देना, आपकी मर्जी। मैं तो केवल आपके सामने अपनी सोच रख रहा हूँ, एक हकीकत रख रहा हूँ, अपना देखा हुआ भोगा हुआ तजुर्बा रख रहा हूँ। तकलीफ भी भोगी है, सुख भी भोगा है। जिस वक्त 1500 रुपये की मैं तनख्वाह लेके घर गया, उस वक्त एक महीने में 45,000 रुपये मुझको शादी की फोटोग्राफी से मिले थे। तो आप सोचिए कि मेरे परिवार की क्या हालत हुई होगी उस महीने उस पैसे से। बहुत सारे रुके हुए काम हुए थे उससे। चलिए चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू खाने में यकीन रखते हैं, उसका शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसी मिसालें सुनिएगा मत जिसमें लोग बतलाते हैं कि मेरे पिताजी, कल ही मुझसे मिल के गए एक सज्जन, कहा कि मेरे पिताजी तो पूरी ज़िंदगी तम्बाकू खाते रहे, उसको कैंसर नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों को ऊपर वाला जो है एक अलग किस्म का वरदान दे के भेजता है, अमृत दे के भेजता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ 99% लोगों को ऐसा अमृत नहीं मिलता है। 1% को मिसाल मत बनाइए, जो 99% लोग हैं उनको मिसाल बनाइए। छत्तीसगढ़ में कैंसर के जितने मरीज हैं उसमें 24% मरीज मुंह के कैंसर के हैं, जिसमें 100% तंबाकू से जुड़े हुए हैं, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू उससे जुड़े हुए हैं। इसको छोड़ दीजिए, वरना आपका परिवार बेवक्त आपको खो बैठेगा। आपके घर के लोग आपको बहुत याद करेंगे, मान के चलेंगे कि तंबाकू छोड़ दिया रहता तो ये नौबत नहीं रहती। और मैं बतलाऊं, कैंसर से मरने के पहले कैंसर के साथ जीना जो है वो मौत से ज़्यादा तकलीफ देह होता है। मैंने देखा हुआ है कि तंबाकू के कैंसर से मरने वाले लोगों के मुंह का, गले का, फेफड़े का क्या हाल होता है, मैंने देखा हुआ है। छोड़ दीजिए, आप अपने आसपास के लोगों को भी छुड़वाइए। मेरा मानना है कि अगर आपने आसपास के किसी एक व्यक्ति का तंबाकू भी अगर छुड़वा दिया तो आपको एक जिंदगी बचाने का पुण्य मिलेगा। जिस धर्म के आप हैं वहाँ के पंडित मौलवी से पूछिएगा, एक जिंदगी बचाने का ऊपर कितनी अप्सरा, कितनी हूर मिलेगी, आप पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे।